Hello and welcome to the class of Indian Polity. ओके सो आज का जो सेशन है इसमें हम इंडियन पॉलिटी के जो सेकंड पार्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पार्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। तो मैंने इंडियन पॉलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का सिलेबस मैंने जो इसका पहला सेशन था उसमें डिस्कस किया था। तो जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई के साथ तैयारी करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं उसके साथ तैयारी करना चाहते हैं, या थोड़ा सा जिसके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो घर बैठे थ्रू यूट्यूब अपनी सिविल की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी जो एक सब्जेक्ट है जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट्स एग्ज़ाम्स और जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या है, तभी हम उसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो पहली स्लाइड्स में या पहली पीपीटी में मैंने जो है इसके सिलेबस की बात की थी, इंडियन पॉलिटी पार्ट 1। जो आज का सेशन है इंडियन पॉलिटी पार्ट 2, इसमें जो बचा हुआ सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो टाइम को ख़राब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 जो है पार्ट 2 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, वो कैसे बनती है, कैसे चलती है, क्या क्या उसके अधिकार हैं। तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे द स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर को हम डिस्कस करेंगे उसमें। फिर हम बात करेंगे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल, ठीक है, और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो उसके अंदर ये सारे पार्ट आते हैं। तो ये सिलेबस हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का, चैप्टर 1। फिर आता है आपका चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे जुडिशरी की, जितना भी ये आपकी न्यायपालिका है तो उसके अंदर क्या आता है, ठीक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बात आती है दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट्स कितने हैं, क्या हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है जजेस का, और क्या उनके अधिकार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आती है बात सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, जो ज़िला जो एक ज़िले के लेवल पे जो न्यायपालिका होती है उसको डिस्कस किया जाता है इस हेड्स के अंदर। फिर बात करेंगे हम इश्यूज़ रिलेटेड टू जुडिशरी, तो जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस। तो थर्ड चैप्टर में बात आती है लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट की अब बात करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है, इसमें प्रधान होता है, प्रधान का इलेक्शन होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखा जाए कि ज़िले में जो एक इलेक्शन होता है इसमें मेयर चुना जाता है, उसमें पार्षद चुने जाते हैं, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग हिसाब से, यानी कि शहर का अलग होता है, गांव का अलग होता है, जो तहसील होती है, तहसील लेवल पे चेयरमैन होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो इसका इतिहास देखेंगे कि किस तरीके से पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता था। उसके बाद हम बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसकी मैंने बात की, जैसे कि फिर हम डिस्कस करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ एंड अदर टॉपिक्स, जो चैप्टर 4 है आपका। तो यूनियन टेरिटरीज़ वो टेरिटरीज जिसमें केंद्र का अधिकार होता है, यूनियन की टेरिटरी में वो आती हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ की, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। फिर हम बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके प्रोविजंस कि उसके लिए क्या सरकार ने प्रोविज़न रखे हुए हैं, क्या संविधान ने प्रोविज़न रखे थे, और अभी जैसे लेटेस्ट धारा 370 हटाई गई, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ। फिर हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस की, जितने भी राज्य के और केंद्र के जो संबंध हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन। जो सरकारिया कमीशन था उसने क्या रिकमेंडेशन दिए थे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक और कमीशन आया था पंशी कमीशन ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इसको डिस्कस करेंगे। एजेंसीज़ आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो एजेंसीज़ हैं उसके क्या अधिकार हैं या क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी पावर्स हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे इस हेड के अंदर। तो ये बात हो गई। नाउ इन द फिफ्थ चैप्टर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग को पढ़ना रहता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, CAG जिसे बोलते हैं। सो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी आप लोगों को, इसमें पढ़नी रहेंगी सबसे पहले जो बेसिक्स हैं इसके कि क्या होता है, कौन कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, कैसे बनते हैं, ठीक है। कुछ उसके काम के बारे में सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैग्स वर्क, CAG जिसे बोलते हैं, और किस तरीके की ऑडिट करता है ये, नेचर ऑफ ऑडिट्स, और एक्शंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स, जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं उस पर जो एक्शंस लिए जाते हैं, यानी कि सारे इसके काम फंक्शंस जो भी ये करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक सेपरेट एक चैप्टर रखा गया इसके लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की पॉलिटी का। कैग का रोल क्या रहता है, किस तरीके से ये काम करता है सरकार के लिए, या क्या इसके अधिकार हैं, क्या इसकी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ दिस सिक्स चैप्टर, इसमें डिस्कस करेंगे हम इलेक्शन कमीशन। आपने देखा होगा जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद केंद्र सरकार का होता है इलेक्शन, या राज्य सरकारों में जो राज्य में जो इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, जितने भी इलेक्शन कमीशन है या क्या एक सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं, और उनकी पावर्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनके अधिकार दिए हुए हैं, कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना है उनका, कितने साल तक काम कर सकते हैं, कौन किसको प्रोसीड करेगा, कौन किसको, मतलब जैसे एक हटता है दूसरा आता है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के या एक इलेक्शन कमिश्नर के, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो सेवन्थ चैप्टर है ये बात करता है फिनेंस कमीशन की। जैसे कि इलेक्शन कमीशन होता है वैसे ही एक फिनेंस कमीशन होता है, यानी कि पैसे का जो लेन देन है, या केंद्र से राज्य को कितना पैसा जाना है, या केंद्र से अलग अलग डिपार्टमेंट को या किसी भी एक पर्टिकुलर काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा जाना है, ठीक है। वो सारा पैसे का लेन देन जो है, पैसे का जितना ट्रांसैक्शन है, वो सारा अंडर द आई ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है। तो इसके लिए भी हमें इसका देखना है कि फाइनेंस कमिश्नर कौन होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी पावर्स क्या होती हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन में, यानी कि चैप्टर 7 में। नाउ चैप्टर 8 की बात करते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे कि हम लोग देखते हैं UPSC है या UPPCS है, या जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिससे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं इनकी भर्ती होती है, जैसे कि IAS, IPS, IRS, या आपके डिप्टी SP या SDM, या जो भी गेजेटेड पोस्ट हैं, उसके लिए एक सर्विस कमीशन रखा गया जिसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि UPSC के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है राज्य लेवल पे, राज्य स्तर पे, उनको डिस्कस करेंगे। और जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी इंडिपेंडेंस क्या है, कितने वो लोग फ्री हैं, उनके अधिकार, उनके राइट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई पब्लिक। अब हम बात करते हैं 9th चैप्टर। इसमें मैंने बात की मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कि इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, जो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं जितने भी SC ST कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये कैसे बने, और इनके बारे में पूरे डिस्कस करना कि इसके अंदर क्या होता है, कौन सा कमिश्नर होता है, क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके एक होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसके बारे में बात करेंगे। विमेन कमीशन जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने नहीं मेंशन की हैं स्लाइड में, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो रही थी स्लाइड। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC, CIC, या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, RPA, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी
बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि अमेरिका में क्या सिस्टम चलता है, चाइना का क्या सिस्टम है, जापान का क्या सिस्टम है, और ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है, वो सब चीज़ें हम इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने बात की इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 के सिलेबस की। सो आप इसको गौर से देखिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 का जो पहला सेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसकी अगली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो ये मैंने सिर्फ दोनों पीपीटीज़ में इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए, और बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर इसे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। और ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिविल सर्विसेज में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके के मैं और वीडियोस बनाता रहूं। हालांकि मैंने अब तो सीरीज़ स्टार्ट कर दी है बच्चों के लिए, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।